हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 24। दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो कि गिरते पड़ते आगे बढ़ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने पिछले दोनों मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में से ये कौन सी टीम होगी जो आपको इस मैच में जीतेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बात करेंगे कि स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर बेहतर होंगे। तीसरी चीज, ग्रैंड लीग के प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, इसको जरा ध्यान से देख लेना और इसके बाद में आप अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग परेशान हो रहे हैं कि स्मॉल लीग कहाँ खेली जाए, तो बिना किसी देरी के अभी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपको दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, क्योंकि वहीं पर आपको सारी अपडेट भी मिलने वाली है। मतलब जो हमारी फाइनल टीम होगी वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, प्लस आपको जीएल की जो टीम्स है ना, वो भी टेलीग्राम पर ही मिलने वाली हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पर क्लिक करके आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको यहां से दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जाओगे, तो कमेंट में भी पहला जो कमेंट हमने पिन किया हुआ है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब इस मैच के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैच क्या कहता है भाई कि मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि एक अच्छा खासा बैटिंग ट्रैक लेकर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि रिकॉर्ड तो एक तरफ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस और अगर मिल जाए ना, फिर चीज़ें सही बैठती हैं। अभी तक इस मैदान पर जो टोटल 9 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ आपको बहुत अच्छे स्कोर देखने मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक बैटिंग ट्रैक है। अगर आप पिछले 4 मैचेस उठाकर देखेंगे ना, तो 4 में से 3 मैचेस में आपको 200 प्लस का स्कोर नजर आएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 200 बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बैटिंग ट्रैक आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी तक जो टीमें फंस रही थी, एक तरफ आपको एवरेज टीम या फिर अवे टीम नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ दोनों टीमें पहली बात तो अवे हैं और दोनों टीमें अच्छी टीम है। तो ऐसे में जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, वो लगभग लगभग 185 से 194 का रहने वाला है। मतलब इतना स्कोर तो कम से कम आना ही चाहिए, चाहे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर ले या फिर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे। तो 185 से 194 का स्कोर लगभग आपको देखने मिल जाएगा, पहली चीज। अब स्कोर करेगा कौन, अगर आप यहां पे देखें, पिछले 4 मैचेस में ओपन कर रहे थे मार्कराम, तिलक वर्मा नंबर 3 पर थे, शुभमन गिल ओपन कर रहे थे, रिकल्टन नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। ये वो ग्राउंड है जहां पर टॉप 3 से आपको स्कोर मिलना ही मिलना है, ये बिल्कुल तय है। मतलब टॉप 3 में से एक प्लेयर आपको 50 बनाकर दे देगा, तो आपके कैप्टनसी वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड इनिंग उठाकर देखें या फिर आप आईपीएल के मैचेस में भी अगर देखोगे ना, तो शुभमन गिल के इस मैदान पे ज्यादातर मैचेस में स्कोर रहते हैं, क्योंकि यहाँ टॉप 3 स्कोर कर जाता है। चाहे शुभमन गिल हो या साई सुदर्शन रहे हो, इन्होंने स्कोर किया है इस मैदान पे। अब आप सेकंड इनिंग में देख लें, यहाँ पर भी वैसी स्थिति है। कनाडा इतनी कमजोर टीम होने के बावजूद भी नवनीत ने नंबर 3 पर बैटिंग करके 64 बना दिया। यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का 65 आया था। ये एकमात्र मैच था जहां नंबर 5 ने स्कोर किया, यहाँ गुरबाज ने 84 कर दिया, ओपन कर रहे थे। अब कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और बैटिंग फ्रेंडली विकेट में जनरली आपको यही देखने मिलेगा कि जो भी ऊपर से एक अच्छा प्लेयर आएगा वो स्कोर करेगा। अब चूंकि इंटरनेशनल टीम्स हैं, लगभग सभी अच्छा खेलते हैं और दोनों टीमें अच्छी हैं, तो यहाँ आप बिल्कुल ये मान लीजिएगा कि टॉप 3 से स्कोर है। अब मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि और कौन बेहतर कर देगा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर होने के बाद में अगर आप पावर प्ले चेक करोगे, तो पावर प्ले में कोई विकेट नहीं है पहली इनिंग में। यहाँ पे एक ही विकेट है और दोनों में 60 रन है। यहाँ पे भी लगभग 60 रन और सिर्फ एक विकेट। ये मैच था जहां पे 43 रन थे और एक विकेट था। तो लगभग लगभग आपको 55 प्लस रन मिलना ही मिलना है, और एक विकेट एक्सपेक्टेड जो रहता है कि पावर प्ले में चला ही जाता है, वो एक विकेट आप देख सकते हो। अब आप सेकेंड इनिंग में आ जाओ। सेकेंड इनिंग में आप देखोगे, चूंकि कनाडा है, कमजोर टीम है, इसलिए 4 विकेट्स हैं, यहाँ पे कोई विकेट नहीं।
यहाँ पे न्यूजीलैंड तो खैर बिल्कुल अपने सारे विकेट दे ही चुकी थी और यहाँ पे 3 विकेट पावर प्ले में आ गए थे। सेकेंड इनिंग में थोड़े से हमने ज़्यादा विकेट देखे, क्योंकि एक बार कमज़ोर टीम थी, एक बार अच्छी टीम थी। जब विकेट नहीं आया, न्यूजीलैंड ने विकेट गंवा दिए, अफगानिस्तान ने गंवा दिए, तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में नई गेंद के साथ में हल्का मूवमेंट है और उस मूवमेंट की वजह से लगभग 1 से 2 विकेट गए हैं। ठीक है, अब आप फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर चर्चा करने बैठेंगे तो आपको क्या मिलेगा। पहली इनिंग में यहाँ फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिला, चूंकि कनाडा है तो हम कह भी नहीं सकते थे। यहाँ तो 3 विकेट, 3 और 2 5 विकेट, 5 और 4 9 विकेट। पहली इनिंग में फास्ट बॉलर्स ने निकाले कितने विकेट? 9 विकेट। अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो 4 5 5 और 2 7, 7 और 2 9 विकेट। 9 ही विकेट स्पिनर्स को हैं, क्योंकि एक मैच ऐसा रहा है जहां कनाडा के सिर्फ स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं। तो मैं कहूंगा कि फास्ट बॉलर्स ने ही ज़्यादा बेहतर किया, पर दोनों इनिंग्स, दोनों फास्ट बॉलर स्पिनर के विकेट मिला लें तो टोटल 18 ही विकेट गिरे हैं। इससे आपको और क्लियर होगा कि कितना बैटिंग फ्रेंडली विकेट है कि 40 में से सिर्फ 18 ही विकेट गिर रहे हैं। अब आप सेकेंड इनिंग में आओगे तो फास्ट बॉलर को 8 8 3 11 11 10 21 21 और 5 26 विकेट सिर्फ फास्ट बॉलर्स के खाते में। स्पिनर्स को 0 2, यहाँ पे कोई विकेट नहीं, 2 और 5 7 विकेट। स्पिनर्स को सिर्फ और सिर्फ 7 ही विकेट मिले हैं। तो आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्पिनर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्पिनर्स उतना खतरनाक नहीं करेंगे जितना खतरनाक आपको फास्ट बॉलर्स करके दे जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में। सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो अफ्रीका का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, 11 मैचेस को जीते हैं। पिछली बार न्यूजीलैंड ने 180 बनाया था, लेकिन अफ्रीका को बनाने नहीं दिया। इस मैच में डेवॉन ने स्कोर किया था, जो कि अभी नहीं खेल रहे। रविंद्र का 47 था, टिम साइफर्ट का 30 था और मैट हेनरी के 2 विकेट थे। यहाँ पे प्रेटोरियस का 50, रिजा हेनरिक्स का 37 था और एनगीडी ने 2 विकेट निकाले। इसके पहले जो एक और मैच है, इसमें भी साउथ अफ्रीका हार गई थी। यहाँ पे भी टिम साइफर्ट का स्कोर था, डफी के 2, एडम के 2 और सेंटनर के 2 विकेट थे। यहाँ पे रिजा ने 40 और मुत्तुस्वामी ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम अफ्रीका के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अफ्रीका क्या कर रही है और कैसा कर रही है। यहाँ ओपन करने आपको मिलते हैं क्विंटन डीकॉक और एडन मार्कराम। नंबर 3 पे रिकल्टन है, फिर डिवॉल्ड ब्रेविस, स्टफ्स और मिलर आपको मिलते हैं। अगर मैं इन 3 प्लेयर्स की बात करूं, इन तीनों ने मिलकर लास्ट मैच सुपर ओवर जिताया था, लेकिन ये तीनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मिलर भी आउट ऑफ फॉर्म है, स्टफ्स भी और ब्रेविस भी। इसके अलावा ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं एक एक मैच छोड़कर। फिर मार्को यानसन, जॉर्जी लिंडे, केशव महाराज, रबाडा और एनगीडी आपको मिलते हैं। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इस मैच में कॉर्बिन बोश को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि टीम एक बैटिंग ऑप्शन बढ़ाने की सोचेगी। कॉर्बिन बोश आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें तो क्विंटन ने इस मैदान पे 50 का एवरेज, चूंकि देखो एक बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो आपको बातें बताता हूँ इसको बस नोट करते चलो। पहली चीज़ आप यहाँ पर देखो कि ऊपर के 3 प्लेयर के मैं बता रहा हूँ ना, इस मैदान पे अच्छा करते हैं। ये इस मैदान का रिकॉर्ड है और आप देख ले कि ये तीनों ऊपर के प्लेयर है, क्विंटन, मार्कराम, रिकल्टन, तीनों टॉप 3 हैं और टॉप 3 ने एक 50 बनाया 1-1-50 इन तीनों ने इस मैदान पे। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 35 77 और 15 का एवरेज है, लेकिन 50 किसी ने नहीं बनाया। नंबर 4 के प्लेयर के बैट से भी 31 का ही हाईएस्ट है। ऐसा नहीं कि नीचे स्कोर नहीं है, बात यह कि ऊपर के प्लेयर अच्छा कर जाते हैं तो नीचे उतना मौका नहीं है। अब आप यहाँ बात करेंगे गेंदबाजी में तो मार्को येंसन को 2 विकेट मिले, जॉर्जी को 2 विकेट मिले, केशव को सिर्फ 1 है और केशव को 2 विकेट और कागिसो को 2 विकेट और लुंगी एनगिडी 2 ही मैचेस में 7 विकेट निकाल चुके हैं। अब आप देखिए क्विंटन डीकॉक क्या कर रहे हैं। लास्ट मैच में 59 का स्कोर है, 31 का बैटिंग एवरेज, 5-50, एक बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग कराओ चाहे सेकंड कराओ, अच्छा कर लेते हैं। लेग स्पिन ने एक बार आउट कर दिया। ठीक है, अभी कुल मिला के ना जो क्विंटन डीकॉक है ये एक अच्छा पिक है आपके लिए, क्योंकि हमने क्या बात की कि ऊपर से स्कोर के चांसेस अच्छे हैं। अब नंबर 2 पे आपको मिलते हैं मार्कराम। एडन मार्कराम के साथ में एक समस्या है। अब वो समस्या क्या है कि ये लेफ्ट आर्म के सामने फंस जाते हैं। आप सामने वाली टीम में देखोगे वहां पे आपको लेफ्ट आर्म के तौर पे हाल फिलहाल में ऐसा कोई खास बॉलर नजर नहीं आएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्कराम वो प्लेयर हैं जो विकेट फेंक जाते हैं। तो आप इनको कैप्टन की बजाय वाइस कैप्टन देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार 38 किया, एक बार 5 रन का स्कोर है, 21 का एवरेज है, मात्र 21 का एवरेज है T20 क्रिकेट के अंदर, जो कि स्ट्रगल आप कह सकते हो। ठीक है, लेग स्पिन भी दिक्कत देती है।
सामने वाली टीम अगर लेग स्पिनर लेके चलेगी तो प्रॉब्लम करेगी। नंबर 3 पे आपको मिलते हैं रिकल्टन। दोनों मैचेस में स्कोर है 29 का बैटिंग एवरेज, पहले 150, सेकंड करते हुए 350 है। ठीक है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर। लेफ्ट आर्म नहीं खेल पाते, फास्ट बॉलिंग और लेग स्पिन के सामने दिक्कत आती है। सामने वाली टीम के पास में लॉकी फर्गसन है जो कि अच्छे खासे पेस के साथ में गेंदबाजी करते हैं। जेकब डफी हैं जो कि बहुत अच्छे पेस के साथ में गेंदबाजी करते हैं, दोनों परेशान कर जाएंगे। तो यहाँ ना अगर आपको ड्रॉप करना है कोई प्लेयर टॉप 3 में से तो एक मार्कराम बन सकते हैं। अगर आप मार्कराम के बाद किसी को छोड़ना चाहते हैं तो वो रिकल्टन बन सकते हैं। पर क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड ठीक कहता है कि हाँ वो आपको ठीक ठाक दे सकते हैं, इसलिए डिकॉक मेरी टीम में रहेंगे। इसके बाद है ब्रेविस। ब्रेविस परेशान है स्पिनर के सामने। अगर आप देखेंगे अगर कोई हल्का स्लो लेके आता है तो वहाँ फंसे हैं, और ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। रचिन रविंद्र हैं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। मिचेल सेंटनर ऑर्थोडॉक्स करते हैं। इनके लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी और मैं सेंटनर से ज़्यादा उम्मीद करूंगा कि वो इनका विकेट निकाल ही दें, इसलिए ब्रेविस मेरी कम टीम में शामिल होंगे अगर मैं ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाता हूं तो। इसके बाद अगला नाम है ट्रस्टिन स्टब्स का, जिनका 31 का बैटिंग एवरेज है। एक मैच में 45 किया, जब जब मौका मिला है तब तब इस बंदे ने स्कोर किया है। पर इनके बैटिंग डाउन के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है, इसीलिए इनको स्मॉल लीग में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ ग्रैंड लीग में आपके काम आएंगे जब हम ऊपर से 2 प्लेयर छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने क्या बात की थी अभी कि अगर आप मार्कराम को छोड़ रहे हो या रिकल्टन को छोड़ रहे हो तो फिर आप स्टब्स की तरफ देख सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है पहले बैटिंग करते हुए। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम है वो डेविड मिलर का है। डेविड मिलर 28 का बैटिंग एवरेज है। इनका बैटिंग डाउन नीचे ही रहता है ज़्यादातर। ये लास्ट के कुछ 2 या 3 ओवर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। 250 किए हैं पिछले मैच में, सुपर ओवर में 2 लगातार छक्के लगाए थे। पहले बैटिंग करते हुए 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है। हाल फिलहाल में मेरी टीम में जो प्राइम जगह बनती है वो ऊपर के तीनों प्लेयर हैं। अगर उनमें से 2 प्लेयर मैं छोड़ रहा हूं तो फिर मैं स्टब्स को प्रायोरिटी दूंगा, स्टब्स के बाद मैं ब्रेविस को प्रायोरिटी दूंगा। तो ये 2 चीजें आपके दिमाग में हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गेंदबाजी में मार्को येंसन, देखो भाई 1 विकेट तो ऑलमोस्ट निकाल ही देंगे, 1 विकेट ऑलमोस्ट निकाल देंगे। और अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो बल्लेबाजी भी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेग स्पिन के सामने 4 बार पहले आउट हो चुके हैं। लेग स्पिनर थोड़ा परेशान कर सकता है, 17 विकेट खाते में है। इसके बाद अगला नाम है जॉर्जी लिंडे का। जॉर्जी लिंडे पे भी आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है। 30 में 32 विकेट है, और चूंकि जब ये गेंदबाजी करने आएंगे जब संभवतः ग्लेन फिलिप खेल रहे होंगे, और ग्लेन फिलिप स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं जैसा मैंने उनको खेलते देखा है, इसलिए लिंडे मेरी अभी टीम में नहीं है। केशव महाराज 1 विकेट कम से कम आता है। अगर आप 1 विकेट के लिए जाना चाहते हैं तो एक अलग बात है। इनके पास पहले बॉलिंग करते हुए 13 में 13, सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 में 7 विकेट है। और इसके बाद नाम आता है कगिसो रबाडा का। रबाडा जो कि 17 इनिंग में 21 विकेट निकाल चुके हैं और न्यूजीलैंड के सामने बॉलिंग करना पसंद करते हैं। 2 मैचेस में 5 विकेट है। जब पहले बॉलिंग की है तो 9 में 9, सेकंड में 8 में 12 विकेट्स है। और अंतिम नाम आता है लुंगी एनगीडी का, जिन्होंने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की है लास्ट मैच के अंदर। एनगीडी को विकेट मिले हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 13 विकेट्स इन्होंने निकाले। ठीक है, 18 में टोटल 21 विकेट इनके खाते में शामिल है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की संभावित 11 क्या कहती है भाई। यहां से ना फिन एलन, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्र ये फंसे हुए हैं। ग्लेन फिलिप फॉर्म में है, डायरन मिचेल फॉर्म में है, चैपमैन भी फंसे हुए हैं। इसके बाद सेंटनर फॉर्म में है, जिमी नीशम, लॉकी फर्गसन, जैकब डफी और मैट हेनरी दोनों फॉर्म में है। ठीक है, नई गेंद के साथ में आपको जैकब डफी मिलेंगे, मैट हेनरी मिलेंगे। पुरानी गेंद के साथ में आपको लॉकी फर्गसन मिलेंगे, पुरानी गेंद के साथ में आपको सेंटनर मिल जाएंगे। डेथ ओवर में आपको डफी और फर्गसन दोनों नजर आएंगे। इस मैदान पे इन्होंने 1-1 मैच खेले हैं तो उतना कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। अब सबसे पहले नाम आता है फिन एलन का, पिछले ही मैच में बड़ा कमाल करके आ रहे हैं, 37 का बैटिंग एवरेज है। ये खिलाड़ी ऐसा है कि अगर 15 से 20 गेंदें खेल गया तो फिर ये इतना स्कोर हो जाएगा कि आप इनको छोड़ दोगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए फिन एलन नहीं छोड़ूंगा। इनको लेफ्ट आर्म ने खाया है कई बार, 3 बार आउट हुए हैं सिर्फ 18 गेंदों के अंदर, मतलब लेफ्ट आर्म से बचना पड़ेगा। इसके बाद टिम साइफर्ट है, दोनों मैचेस में इनका भी परफॉर्मेंस है। अभी के लिए कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। फिर अगर आप इनका अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी अच्छा है, इसीलिए ये प्लेयर आपके लिए कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। फिर आप आएंगे नंबर 3 पे जहां रचिन रविंद्र मिलते हैं, और रविंद्र ने ऐसा कुछ विशेष अभी किया नहीं है बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है
और 4 विकेट हैं, 23 का बैटिंग एवरेज है, 350 इनके खाते में शामिल है। यहाँ से एक रविंद्र वो प्लेयर है जिनको रिप्लेस या छोड़ा जा सकता है। लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। सामने वाली टीम के पास में केशव महाराज, लुंगी एनगीडी, मार्को येंसेन और कगिसो रबाडा मौजूद है। इसके बाद अगला नाम है ग्लेन फिलिप का। फिलिप को मत छोड़ना, चाहे इनको कुछ मिले या ना मिले। फिलिप अच्छा ऑप्शन है, अच्छी फॉर्म में है, सबसे बड़ी बात फॉर्म में है, तो फॉर्म वाले प्लेयर को छोड़ना रिस्की रहेगा। तो ग्लेन फिलिप हमारी टीम में रहने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि जो जो बातें हम करते हैं ना, ये आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाती होंगी। अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है ना, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, कहीं पर भी पूछ सकते हो। अब अगला नाम है चैपमैन का। चैपमैन आपके लिए तभी काम आएंगे जब ऊपर से टीम कोलैप्स कर जाएगी। मतलब ये है आपके लिए प्योर रिस्की पंटर प्लेयर। रिस्की पंटर प्लेयर मतलब ये रुककर खेलना जानते हैं और बड़ा स्कोर करना भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट भी आप देखें 94 का है, और जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं वहां आके अगर 94 बना रहे हैं तो यही तो दोस्तों कमाल है। इसके बाद डायरल मिचेल, इनका बैटिंग डाउन मुश्किलों भरा है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चल रहे हैं, 350 हैं। ये ऊपर आते तो इनको मैं कभी नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत नीचे इसलिए भी छोड़ा हुआ है। इसके बाद है मिचेल सेंटनर, ये कन्फर्म प्लेयर है, 34 में 31 विकेट, कम से कम 1 विकेट आएगा ही आएगा। जिमी नीशम अच्छा वेरिएशन कर लेते हैं, पिछला मैच विकेट नहीं आया, 27 में 31 इनके पास है, ठीक है, पर इनको ओवर पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। इसके बाद लॉकी फर्गसन 18 में 28, पहले बॉलिंग करते हुए प्राइम चॉइस, पहले बॉलिंग करते हुए। इसके बाद जैकब डफी पहले बॉलिंग करते हुए, ये भी बहुत कमाल के पिक हैं। हालांकि इनका दोनों इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, डफी को ले सकते हो। और मैट हेनरी की बात करें तो इन्होंने 17 में 23 विकेट निकाले हैं दोनों इनिंग्स के अंदर। अब कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ईजी हैं। देखो मार्कराम, साइफर्ट और एलन, ये 3 अच्छी चॉइस हैं। डिकॉक, सेंटनर और मार्को येंसेन की तरफ आप जीएल में रिस्क के तौर पे जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे टीम कॉम्बिनेशन में, जरा देखिएगा दोस्तों। यहां तक अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो जो वीडियो में लाइक का बटन है उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। क्विंटन डीकॉक है, टिम साइफर्ट है, फिन एलन है, रेयान रिकल्टन है, रचिन रविंद्र। देखो बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर रखना था तो मैं रविंद्र के साथ में चला गया हूं, आप चाहो तो यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। मार्कराम वाइस कैप्टन, सेंटनर, फिलिप्स, मार्को येंसेन है, जैकब डफी और लुंगी एनगीडी टीम में मौजूद है। कोई भी मुझे अगर चेंज करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये टीम में कोई चेंज होना चाहिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग सेक्शन में ही चेंज होगा। बाकी समझेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलेंगे आप लोगों से।